मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज यंग रिसर्चर्स आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रहा है जिसमें हम डिसऑर्प्शन स्टडी देखेंगे। ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, इस प्रोसेस को करने का मकसद क्या है। इसी एड्जॉर्प्शन की प्लेलिस्ट अगर आप चेक करें तो हमने उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स स्टडी कर लिए हैं और एड्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल वर्क भी डिस्कस कर चुके हैं और इसकी एक्सेल शीट भी हमने डिस्कस कर ली है। आज हम एक न्यू पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं जो कि डिसऑर्प्शन स्टडी कहलाता है। डिसऑर्प्शन स्टडी बेसिकली आपके पास जो एड्जॉर्प्शन हुई है उसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि पहले आपके पास डाई सॉल्यूशन था या कोई भी पोल्यूटेंट का सॉल्यूशन था, उसको आपने एड्जॉर्ब करवाया था किसी भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर जो आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट था, आइदर इट इज़ अ बायोजॉर्बेंट और अ कैटालिस्ट। उसके बाद डाई एड्जॉर्ब हो गया, सॉल्यूशन में से कलर रिमूव हो गया, एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो गई, वाटर रिसाइकल हो गया, क्लीन वाटर हमें अवेलेबल हो गया। उसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, यानी कि जो एड्जॉर्प्शन हुई है, जो इंटरेक्शन हुआ है उसको ब्रेक कर दें, एड्जॉर्बेंट अलग कर लें और डाई सॉल्यूशन अलग कर लें। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन स्टडी करना इम्पोर्टेंट इसलिए है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एड्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टडी किया है, आप कह रहे हैं कि आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट इतना एफिशिएंट है कि वो डाई मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा इसका पर्पस ये होता है कि आपको ये आप बता सकें कि आइदर योर एड्जॉर्बेंट इज़ एफिशिएंट टू डिसॉर्ब डाई और नॉट। अगर उसने एड्जॉर्प्शन कर ली है तो क्या वो उसको इजीली डाई को रिमूव भी अपने से कर सकता है या नहीं कर सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस ना डेवलप हो जाएं डाई और एड्जॉर्बेंट की सरफेस के दरमियान कि वो डाई बाद में रिमूव ही ना हो और एड्जॉर्बेंट अलग ही ना किया जा सके, ठीक है। तो अगर डिसऑर्प्शन आती है, मतलब रिवर्स कंडीशंस या आप कुछ इस तरह के सॉल्यूशन बना के आप रिएक्शन लगाते हो कि डिसऑर्प्शन भी आपके पास आ जाती है, तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। आज हम स्टडी करते हैं कि डिसऑर्प्शन को कैसे करना है और इसके रिज़ल्ट आपके किस तरह के आने चाहिए और इसका फार्मूला डिसऑर्प्शन कैलकुलेट करने का क्या है। तो सबसे पहले तो देखें, ये मेरे पास एक पेपर है जिसमें उन्होंने पोटैटो पील को एज एन एड्जॉर्बेंट लिया है और उनके पास जो डाई है कॉन्गो रेड है। कॉन्गो रेड बेसिकली एक एनाइनिक डाई है। इसकी जो ऑप्टिमम पीएच आती है वो एसिडिक आती है। यहाँ पे एक मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, अगर आपके एड्जॉर्प्शन के रिजल्ट मैक्सिमम परसेंटेज अगर वो बेसिक मीडियम में आई है तो आप डिसऑर्प्शन के लिए रिवर्स कंडीशन जब अप्लाई करोगे तो आप एसिडिक कंडीशंस अप्लाई करोगे। मीन्स टू से आप एसिडिक पीएच के सॉल्यूशन में सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। और अगर आपका डाई ऐसा है या मेटल आयन ऐसी है जो कि एसिडिक पीएच पे ज़्यादा मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन शो करती है, तो आप डिसऑर्प्शन के लिए रिवर्स बेसिक कंडीशंस अप्लाई करोगे, क्योंकि अगर एसिडिक पे उसकी मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हो रही है, मैक्सिमम बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, तो जब बेसिक पे हम ज़्यादा बेसिक इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड करेंगे तो सारी की सारी कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी, जिसके केस में उसके जितने भी बॉन्डिंग या इंट्रैक्शंस डेवलप हुए होंगे वो ब्रेकअप हो जाएंगे और डाई और एड्जॉर्बेंट की सरफेस के दरमियान जो भी इंट्रैक्शंस था, आइदर इट इज़ अ फिजिकल और केमिकल इन नेचर, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास डाई अलग हो जाएगा, एड्जॉर्बेंट अलग हो जाएगा। फिर उस एड्जॉर्बेंट को जो हमारे पास अलग हुआ है, डिसॉर्ब हुआ है, जिसमें से डाई मॉलिक्यूल, उस एड्जॉर्बेंट को हम दोबारा अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिसाइकलिंग कैसे करनी है और कैसे बार बार कहाँ कितने साइकिल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो ऑप्टिमम पीएच, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑप्टिमम पीएच 12 आई है एड्जॉर्प्शन के केस में, तो आप इसकी रिवर्स कंडीशंस अप्लाई करोगे, आइदर यू विल यूज़ pH 1 और pH 2। बेहतर ये होता है कि आप 3-4 pHs पे करके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट निकाल लें, जिस pH पे भी मैक्सिमम रिजल्ट आए होंगे फिर आप उस pH को डिसऑर्प्शन pH कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप pH 12 पे आपकी मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हुई थी तो डिसऑर्प्शन स्टडी करने के लिए आप 3 तरह के सॉल्यूशन बना लें।
pH 1 का, pH 2 का और pH 3 का, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक हैं। उससे ज़्यादा 4, 5, 6 तरफ चले जाएँ तो वो न्यूट्रल की तरफ जाते रहते हैं और उनकी एसिडिटी कम हो जाती है। और यानी कि आपको 3 तरह के सोल्यूशन बना के उनके साथ एक डीज ऑप्शन का एक्सपेरिमेंट स्टडी कर लें, और जिसके साथ मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे, आपकी डीज ऑप्शन मैक्सिमम होगी, उस पीएच को आपने सिलेक्ट कर लेना है, वो आपकी ऑप्टिमम पीएच होगी फॉर डीज ऑप्शन। दूसरा, अगर आपकी pH 2 पे मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हुई थी फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, डीज ऑप्शन करवाने के लिए उसकी रिवर्स कंडीशंस अप्लाई कर दोगे। या तो आप pH 12 का सोल्यूशन बना लोगे या pH 11 का। ठीक हो गया, यानी कि एसिडिक पे अगर एड्जॉर्प्शन हो रही है तो बेसिक पे उसकी डीज ऑप्शन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनमें ना एसिडिक कंडीशंस ऑप्टिमम होती हैं ना बेसिक, बल्कि उनमें न्यूट्रल पीएच जो है उस पर मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल pH 7 या pH 8 या pH 6, 6, 7, 8 राउंड अबाउट, जिनके यहाँ pH पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो किस pH पे डीज ऑप्शन का एक्सपेरिमेंट रन करें। तो ऐसी pH जो न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल 7 या न्यूट्रल के करीब है, 8 pH है या 6 pH है, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो दोनों pH, एसिडिक और बेसिक, दोनों पे डीज ऑप्शन का एक्सपेरिमेंट रन करके देखें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 7 pH आई थी ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन की, तो आप डीज ऑप्शन के लिए pH 1 का सोल्यूशन भी बनाएं, pH 2 का भी, और उसके बाद pH 12 का भी और pH 11 का भी, यानी कि 2 एसिडिक और 2 बेसिक सोल्यूशन बना के देखें, और फिर बाद में ये आप रिजल्ट से कंफर्म करें कि आपकी ऑप्टिमम पीएच फॉर डीज ऑप्शन क्या है, कहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपकी pH 8 पे ऑप्टिमम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आई थी, तो डीज ऑप्शन के लिए आपको या pH आप 6 ले लें या 5 ले लें, मतलब वो बेसिक की तरफ जा रही है तो फिर आपको उसके लिए एसिडिक लेना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा हाईली एसिडिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि pH 8 भी इतनी ज़्यादा बेसिक नहीं है। तो इधर से आपको एसिडिटी भी कम लेनी चाहिए, यानी कि आप pH 6 ले लें या pH 4 ले लें या pH 5 ले लें। ठीक है, तो यानी कि ऑपोजिट कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है डीज ऑप्शन के लिए, और वो ऑपोजिट कंडीशंस ऑप्टिमम पीएच जो है उसके ऑपोजिट होनी चाहिए, उसको देख के। तो यहाँ पे इन्होंने इनका जो एड्जॉर्बेंट है पोटैटो पील पाउडर, इनको यूज़ किया है फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्गो रेड डाई। और कॉन्गो रेड डाई मैं जैसे पहले बात कर रही थी कि इट इज़ अ कैटायनिक डाई, और इसकी ऑप्टिमम पीएच एसिडिक मीडिया में ही आती है, यानी कि राउंड अबाउट 2 होती है या 3 होती है। तो उसके लिए आपको जो सोल्यूशन बनाना पड़ेगा वो बेसिक मीडिया में बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर इसकी राउंड अबाउट 2 है ऑप्टिमम पीएच फॉर एड्जॉर्प्शन, तो आपको बेसिक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, यानी कि pH 12 का या 11 का। तो उसके लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन बनाने के लिए या तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। इसका आपको 1 मोलर सोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा एज अ डीजॉर्बिंग एजेंट, यानी कि जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं कंट्रेरी में, चाहे वो एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिक, उसको डीजॉर्बिंग एजेंट कहा जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन के उन्होंने अब यहाँ पे इन्होंने 1 मोलर सोल्यूशन यूज़ किया है, इट मीन्स कि इनकी जो डीज ऑप्शन हुई है वो pH 12 पे हुई है। ठीक हो गया। तो आपने अब pH 12 का सोल्यूशन कैसे बनाना है, 2 का कैसे बनाना है, इन सब की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं इसी चैनल पे। pH सोल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, काइंडली आप उनको विजिट कर लें। और यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्होंने यूज़ किया है एज अ डीजॉर्बिंग एजेंट। बाकी सारी कंडीशंस वही हैं जो हम पहले स्टडी करते रहे हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन हुई है, मतलब जो आपका टेम्परेचर का पैरामीटर था वो फाइनल पैरामीटर था, ठीक है, उस पर आपने जितना आपका ऑप्टिमम डोज थी उतनी डोज यूज़ की, उतने डाई सोल्यूशन आपने यूज़ किया, और उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट टाइम भी देख के, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम करके, ऑप्टिमम पीएच पे आपने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवा ली। अब वो जो आपका टेम्परेचर वाला पैरामीटर का एड्जॉर्ब्ड हुआ एड्जॉर्बेंट था, यानी कि जब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी कर रहे थे तो उसके बाद आपने उसकी फाइनल रीडिंग ली, ठीक है,
फाइनल रीडिंग लेने के बाद आपका जो वो आपको तो जस्ट सॉल्यूशन चाहिए था जिसकी आपने फाइनल रीडिंग ली, लेकिन बकिया जो आपका एफ एंड ऑफ ट्यूब्स में या सेंट्रिफिकेशन ट्यूब्स में या फिल्टर पेपर पे जो आपका एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर डाई एड्जॉर्ब हुआ है वो चीज़ आपने लेनी है और उसी एड्जॉर्बेंट को आपने ऐड कर देना है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। वो डिपेंड करता है कि आपको बेसिक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ये एसिडिक, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले बता चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट लेनी है डाई की, या जो आपने लिया है टेम्परेचर वाला पैरामीटर जो किया था उसमें आपने सॉल्यूशन की सेंट्रिफिकेशन करवाने के बाद सॉल्यूशन निकाल लिया था, उसमें से उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस चेक कर ली थी। लेकिन उस उन ट्यूब्स के अंदर जो एड्जॉर्बेंट था जिसके ऊपर डाई एड्जॉर्ब हुआ है, आपने वो माइन्यूट अमाउंट में वो एड्जॉर्बेंट और उस लेना है जिसके ऊपर डाई एड्जॉर्प्शन हुई है, उसकी एक वेड अमाउंट आपने उसको वे करना है। वेड अमाउंट आपने ऐड करनी है जो आपने सॉल्यूशन बनाया होगा डिसॉर्बिंग एजेंट का, या वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा, आपने उसमें ऐड करना है। उसको शेक करना है 5 मिनट के लिए अच्छी तरह, ताकि वो डाई अलग हो जाए और एड्जॉर्बेंट अलग हो जाए। इसके बाद आपने 20 मिनट्स का कॉन्टैक्ट टाइम या जितना भी आपका ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम था आपने उतना ही कॉन्टैक्ट टाइम उसको प्रोवाइड करना है जो ऑप्टिमम आया था। डीज ऑप्शन के लिए भी वही चलेगा ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम। और उसके बाद आपने उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस चेक कर लेनी है सॉल्यूशन की। पहले आपकी जो एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर डाई एड्जॉर्ब हुआ है उसको ऐड करके एसिडिक या बेसिक पीएच के सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए शेक करना है। उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट टाइम प्रोवाइड करना है। उसके बाद उसी सॉल्यूशन की आपने ले लेनी है फाइनल रीडिंग, फाइनल एब्जॉर्बेंस आप मेजर कर लोगे। उसके बाद आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है, कितने परसेंट आपका डाई डिसॉल्व हुआ है। अब उस परसेंटेज को निकालने का फार्मूला ये है, डिसऑर्प्शन एफिशिएंसी जो आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज उसकी निकालने के लिए, ये फार्मूला होता है m डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय m सॉर्ब्ड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। m इज़ द अमाउंट ऑफ डाई डिसॉल्व्ड, यानी कि जो अभी आपने ये डिसऑर्प्शन का एक्सपेरिमेंट किया है उसकी कितनी अमाउंट डाई की डिसॉल्व हुई है उसको आपने डिवाइड करना है अमाउंट ऑफ डाई जॉर्ब्ड के साथ, जो आपकी पहली एड्जॉर्प्शन की वैल्यू आई थी उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक केस तो इसका ये होता है कि आपके पास जो परसेंटेज आई है एड्जॉर्प्शन की जो परसेंटेज आई थी फाइनल, आप उसको यहाँ पे अमाउंट ऑफ जॉर्ब की जगह लिख दें और डिसॉर्ब की जगह जो अभी आपकी परसेंटेज आएगी जितनी निकालेंगे आप डिसऑर्प्शन में उनको ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा, अगर आप इसको मज़ीद एलेबरेट करके लिखना चाह रहे हैं तो इसी का अमाउंट डिसॉर्ब का फार्मूला होता है CR मल्टीप्लाई बाय VR, और अमाउंट जॉर्ब का फार्मूला होता है C0 माइनस CE मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे CR, VR, C0, CE या V क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। C0 का तो आपको पता है, इट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डाई, ठीक है, जो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो या जो आपने यूज़ किया था एड्जॉर्प्शन के एक्सपेरिमेंट में, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, अमाउंट जॉर्ब्ड। तो अमाउंट जॉर्ब्ड का मतलब ये है कि जो ऑप्टिमम कंडीशंस आपने एड्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट में लगाई थी आपने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है। आपने कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज़ किया था टेम्परेचर पैरामीटर स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप उसी का फाइनल एड्जॉर्बेंट ले रहे हो डिसॉर्ब करवाने के लिए, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपने यहाँ लिख देनी है C0 की जगह। इट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ योर डाई सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है, अगर आपने टेम्परेचर पैरामीटर स्टडी करते टाइम 20 ppm का सॉल्यूशन यूज़ किया था तो आप यहाँ 20 लिख दोगे, 40 ppm का यूज़ किया था 40 लिख देंगे, 10 ppm सॉल्यूशन यूज़ किया था तो आप यहाँ C0 में 10 पुट कर देंगे। CE इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो होती है जो आपकी एड्जॉर्प्शन के बाद जो आपने फाइनल एब्जॉर्बेंस चेक की थी
तो उसको कहते हैं, यानी कि वो जो हमने एक एक्सेल शीट स्टडी की थी जिसमें हमने CE डिटर्मिनेशन की थी। CE डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि हमने वहाँ पे CE निकाला था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाली थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाली जो एक्सेल शीट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उसको चेक कर लें, वहाँ पे हमने CE निकाला हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाली एक्सेल शीट में। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी आपको। और उस एक्सेल शीट में हमने CE कैलकुलेट किया हुआ है, आपने वो CE यहाँ पुट कर देना है। उसको, इस आंसर को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आपने यूज़ किया था एड्जॉर्प्शन स्टडी करने के लिए, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करने के लिए। अगर आपने 10 ml वॉल्यूम यूज़ किया था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पैरामीटर में, तो आप यहाँ 10 लिख देंगे। अगर 20 ml यूज़ किया था तो आप यहाँ 20 लिख देंगे। इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ डाई सोल्यूशन यूज्ड इन लास्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर ये चीज़ रहेगी CR और VR। CR, R फॉर रीजनरेशन है, ये रिसाइकलिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम डीजॉर्प्शन करवा रहे हैं, उनको डाई को अलग करवा रहे हैं और एड्जॉर्बेंट को अलग कर रहे हैं, एक दूसरे से उनको सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल एब्जॉर्बेंस आती है हमारे पास, यानी कि हमने जो फाइनल एब्जॉर्बेंस निकालनी है, जितनी एब्जॉर्बेंस होती है उतनी ही कंसंट्रेशन होती है। या आप इस तरह समझ लें, बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली या कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस। जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। तो आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर में जब आप रीडिंग्स लेते हो तो वहाँ पे तीन तरह के ऑप्शंस आते हैं। या तो आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हैं, या ट्रांसमिटर्स मेजर कर सकते हैं, या कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अगर ये ऑप्शन नहीं है कंसंट्रेशन का, तो आप सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर लैब में अवेलेबल है तो आप उससे अपने डाई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हो। आपने क्या करना है, जो आपका आफ्टर डीजॉर्प्शन, जब आप डीजॉर्प्शन कर लोगे, डीजॉर्प्शन करने से क्या होगा कि आपके जो पहले कलरलेस पीएच सॉल्यूशन था वो अब कलर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एड्जॉर्बेंट की सरफेस से डाई अलग होके सॉल्यूशन में दोबारा सोलुबल हो चुका है। अब आपने उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करनी है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिसाइकलिंग है या रीजनरेशन है। उस कंसंट्रेशन को आप यहाँ पुट कर दोगे, जो भी आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जितनी कंसंट्रेशन आएगी आप CR में यहाँ पुट कर दोगे। VR इज़ द वॉल्यूम ऑफ रिसाइकलिंग या रीजनरेशन। मीन्स टू से, अगर आपने 10 ml pH सोल्यूशन यूज़ किया था, 10 ml pH सोल्यूशन यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, तो अगर आप 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप यूज़ करते हो डीजॉर्प्शन करवाने के लिए, तो जब आप डीजॉर्प्शन हो जाती है उसके बाद वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है, 1 ml 2 ml 3 ml कितने पॉइंट ml वॉल्यूम का इंक्रीज़ होता है, वो सारे का सारा वॉल्यूम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप 10 ml वॉल्यूम ले रहे हो एक बीकर के अंदर pH 12 का डीजॉर्प्शन करवाने के लिए, तो क्या होगा, अभी आपने 10 ml लिया है, 10 ml के अंदर आप वो एड्जॉर्बेंट ऐड करोगे जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हुई है। जब आप वो एड्जॉर्बेंट उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करोगे उसको, तो उसका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम या जितना उसका टोटल वॉल्यूम पहले 10 ml था, अब उसके अंदर आपने वेड अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट भी ऐड कर दिया, तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अप हो जाना है, ज़्यादा हो जाना है, वो 10 से 11 ml हो जाएगा या 12 ml हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आप उसको शेक करोगे। पहले वो एक्यूमुलेटेड फॉर्म में था, एक जगह सारा इकट्ठा था एड्जॉर्बेंट, फिर जब आप उसको शेक करोगे, उसको कॉन्टैक्ट टाइम प्रोवाइड करोगे, तो वो सारा एड्जॉर्बेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा स्पेस जो है वो कवर करेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम और ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आपने जस्ट pH 12 pH का सोल्यूशन 10 ml लिया था, लेकिन एड्जॉर्बेंट ऐड करके उसको शेक करके आपके पास वॉल्यूम 10 ml नहीं रहा बल्कि वो 12 ml हो गया है, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिसाइकलिंग या रीजनरेशन VR 12 ml पुट करोगे। आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया।
यहाँ पे ये जो नीचे वॉल्यूम V है वो तो उतना ही रहेगा जो कि आपने एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में यूज़ किया था डाई का, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाएगा, डेट इज़ VR। आई होप कि आपको ये सारी इसका फार्मूला क्लियर हो चुका है कि आपने कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत जो माइंड में है वो दूर हो जाए। सबसे पहले आपने यहाँ अमाउंट डीजॉर्ब्ड लिखनी है डिवाइडेड बाय अमाउंट जॉर्ब्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अमाउंट जॉर्ब्ड और डीजॉर्ब्ड का फार्मूला आगे क्या है वो लिखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अमाउंट हमारे पास एज इट इज़ नहीं होती बल्कि इस फार्मूले CR और VR को मल्टीप्लाई करके अमाउंट डीजॉर्ब्ड आती है। C0 माइनस CE मल्टीप्लाई बाय V करके अमाउंट जॉर्ब्ड आती है। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। CR इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रीजनरेशन या रिसाइकलिंग, यानी कि जो आपने डीजॉर्प्शन कर ली उसके बाद उस सॉल्यूशन की फाइनल कंसंट्रेशन आपने मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वो कंसंट्रेशन आपने यहाँ पुट कर देनी है। VR आपका वो वॉल्यूम होगा डाई का जिसमें आप एड्जॉर्बेंट ऐड करोगे। वो एड्जॉर्बेंट पहले से डाई लोडेड होगा, ठीक है। उसको शेक करोगे, उसके कॉन्टैक्ट टाइम प्रोवाइड करने के बाद फाइनल वॉल्यूम चेक करोगे कितना आ रहा है, आप उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। C0 आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करने के लिए आपने जितनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन यूज़ किया था। CE इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है और ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है जो कि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पैरामीटर की एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप उस वीडियो को लाजमी चेक कर लें और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी। V इज़ अ वॉल्यूम, जो वो वॉल्यूम जो हमने एड्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के लिए यूज़ किया था। कितने ml डाई सोल्यूशन लिया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पैरामीटर में हमने जितना वॉल्यूम यूज़ किया है डाई का, यहाँ पे वो वॉल्यूम आएगा। 10 ml था तो 10 आ जाएगा, 20 था तो 20 ml आ जाएगा और उसके आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास डीजॉर्प्शन एफिशिएंसी आ जाएगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट इसका फार्मूला क्लियर हो चुका है। अगर इस पेपर को देखें तो इन्होंने भी डीजॉर्प्शन का फार्मूला तो नहीं लिखा लेकिन उन्होंने कंडीशन मेंशन कर दी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उनकी जो परसेंटेज आई है वो 78% आई है, यानी कि 78% एड्जॉर्बेंट उनका रीजनरेट हो चुका है, डीजॉर्ब हो चुका है। अब उनको फर्दर एड्जॉर्प्शन प्रोसीजर्स में वो अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है ना सिर्फ वो बल्कि एड्जॉर्प्शन करवा सकता है बल्कि उसे रीजनरेट करके रिसाइकल भी कर सकते हैं और उसको अगेन एंड अगेन यूज़ भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक और पेपर है जिसमें डीजॉर्प्शन स्टडी को किया गया है परफॉर्म। यहाँ पे भी इन्होंने 1 मोलर सोल्यूशन लिया है लेकिन यहाँ नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन लिया है। मीन्स टू से एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड की हैं डीजॉर्प्शन के लिए। इससे ये बात क्लियर होगी कि इनकी एड्जॉर्प्शन बेसिक पे हुई होगी, जो फर्दर हमारे पास कंफर्म हो जाती है कि इन्होंने हमारा जो डाई लिया है वो क्रिस्टल वायलेट डाई लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्रिस्टल वायलेट डाई लिया है। क्रिस्टल वायलेट डाई चूँकि कैटाइनिक होता है, इसकी मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन बेसिक पे ही होती है, तो इसके लिए हमें जो कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी वो एसिडिक होंगी। तो एसिडिक कंडीशंस अप्लाई करने से क्या होता है कि बॉन्ड वीक हो जाते हैं, यानी कि ऑपोजिट कंडीशंस जितनी पीएच पे एड्जॉर्प्शन हुई है उसके बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस अप्लाई करेंगे पीएच की, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो वीक हो जाता है, तो इसकी वजह से डीजॉर्प्शन हो जाती है और रिमूवल एफिशिएंसी जो है एड्जॉर्बेंट की हम उसको डाई रिमूव करके उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये डीजॉर्प्शन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको तकरीबन हर पेपर में ये मिलेगा। अगर आप पेपर में ऐड नहीं करोगे तो आपके रिव्यू के दौरान जब आप पेपर सबमिशन करवाओगे तो रिव्यूअर्स आपसे ये रिकमेंड करेंगे, ये सजेस्ट करेंगे कि आप डीजॉर्प्शन स्टडी को लाजमी ऐड करें अपने पेपर में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये भी एक पेपर से लिया गया है। ये पेपर मैं इसका टाइटल आपके सामने रख देती हूँ। ये पेपर है RSC एडवांसेस का, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री RSC एडवांसेस का ये पेपर है और आप इसका ये टाइटल देख सकते हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका फार्मूला का रेफरेंस देने के लिए और इसका जो
अगर आप देखें इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, मेथडोलॉजी में ही उन्होंने इसका सारा फार्मूला डिज़ोप्शन लिखा हुआ है कि उन्होंने डिज़ोप्शन कैसे कैलकुलेट की थी। तो आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर में डिज़ोप्शन के फार्मूले के साथ। तो डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम रीजनरेशन या रिसाइक्लेबिलिटी को स्टडी करेंगे। रीजनरेशन हमने करनी है अप टू 4 साइकिल तक। रीजनरेशन क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, क्या पर्पस है और कितने उनके मैक्सिमम रिज़ल्ट आने चाहिए, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही, हमने डिज़ोप्शन स्टडी की। और एक बात मैं यहाँ पे एक और क्लियर कर दूँ आपको, डिज़ोप्शन स्टडी जो आप स्टडी करोगे उसमें आपकी जो डिज़ोप्शन परसेंटेज है, कोशिश करें कि वो 70% से कम ना हो, क्योंकि अगर 70% से और कम होती जाएगी तो इट मीन्स कि आपका एड्जॉर्बेंट डाई को डिज़ोर्ब नहीं कर रहा, जो कि एक प्लस पॉइंट नहीं जाता। तो ट्राई करें कि आपका जो एड्जॉर्बेंट है, सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट, उसकी डिज़ोर्प्शन परसेंटेज 70 या 80 से अबव ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।